तो लास्ट टॉपिक हमने किया था छोड़ो लाइट है ना। उसके बाद टोटल स्टेशन करना है ना। कल टेस्ट में एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेशन नहीं आएगा ना? नहीं टोटल स्टेशन ना, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन ठीक है। एक मिनट कल एक काम करिए, पहले अपना टेस्ट का टॉपिक लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा है ना। इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग बताया था, इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग बताया था ना सबसे। हाँ वो आएगा। लेवल लेवल्स एंड लेवलिंग आएगा। एक मिनट लेट मी नोट इट डाउन। क्या क्या था? इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग ठीक है। उसके बाद टू सर्वेइंग, लेवल्स एंड लेवलिंग, लेवल्स एंड लेवलिंग। then after curve, traversing, bearing, tachymetry, and scale, स्केल में एरर तो नहीं आएगा ना? एरर उसका स्केल का पार्ट नहीं है, थ्योरी ऑफ एरर्स अलग टॉपिक। हाँ ये सिलेबस है। 7 टॉपिक। ओके सो अब उसके बारे में लिखिए टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन लिखिएगा अ टोटल स्टेशन is an electronic or optical instrument, is an electronic or optical instrument, used for अरे नेटवर्क एरर हो गया था, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, मैंने इसलिए कट करके फिर से ज्वाइन किया। ठीक है लिखिए अ टोटल स्टेशन नहीं लिखना है। a total station is an electronic slash optical instrument used for surveying full stop. It is essentially an electronic transit theodolite. It is essentially an electronic transit theodolite integrated with an electronic distance measurement and an onboard microprocessor with a memory unit full stop. इसके वर्क क्या क्या है
क्या क्या कर सकता है ना। हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या होगी? वही तो बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकता है। वर्क लिखिए इसके, मतलब ऐसा सब हेडिंग में या साइड में लिखिए वर्क क्या क्या कर सकता है ये। या ऑपरेशंस जो भी टोटल स्टेशन परफॉर्म कर सकता है वो ऑपरेशंस लिखिए। पहला लिखिए मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। इसको एक्सप्लेन भी करेंगे? नहीं पॉइंट्स। हाँ बोलो। मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। सेकेंड पॉइंट लिखिए मेजर मेजर स्लोप डिस्टेंसेस। मेजर स्लोप डिस्टेंसेस। परफॉर्म कैलकुलेशंस। परफॉर्म कैलकुलेशंस based on measurements. Perform calculations based on measurements. ये सेकंड पॉइंट है क्या? थर्ड पॉइंट है परफॉर्म कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। परफॉर्म कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। फिर फोर्थ पॉइंट है स्टोर द कलेक्टेड डाटा। Store the collected data internally. Store the collected data internally. Full stop. Now anyone in doubt? ध्यान दीजिए जो तीसरा पॉइंट लिखा है परफॉर्म कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करेगा कि हाइट में डिफरेंस बता देगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो, ठीक है। एलिवेशन में डिफरेंस जो आएगा वो बता देगा। ईस्टिंग और नॉर्थिंग वगैरह अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है तो वो भी वो कैलकुलेट करके बता देगा। मतलब जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस हैं जो आपके डेटा से रिलेटेड हैं, सर्वे से रिलेटेड हैं, वही कैलकुलेट करेगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस, टफ कैलकुलेशन नहीं करता है, ठीक है। और जो आप डाटा स्टोर करेंगे, जो आप रीडिंग लेते जाएंगे ना, तो उसमें एक मेमोरी होता है जो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक स्टोर करके रखता है उसको, ठीक है। चिप टाइप का जो भी सिस्टम होता है वो, ठीक है। नाउ इसके कंपोनेंट्स, की कंपोनेंट्स ऑफ अ टोटल स्टेशन। की कंपोनेंट्स ऑफ अ टोटल स्टेशन। पहले तो जो सिमिलर हैं उससे थियोडोलाइट से वो लिख लेते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बाकी जो बाद में डिफरेंट वाले हैं उनको लिखेंगे तो उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। वो बता देना है ना कि कौन सा एक्सप्लेन करोगे, कौन सा नहीं करोगे। तो पहले जो भी लिखेंगे 4-5 को नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बाद वाले करेंगे तो मस्त बता देंगे, ठीक है। तो पहला लिखिए टेलीस्कोप। पहला लिखिए टेलीस्कोप। पता है क्या होता है? सुबह थियोडोलाइट में देखा था टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप। दूसरा कंपोनेंट लिखिए ट्राइब्रेज और लेवलिंग हेड। ट्राइब्रेज, क्या थी? TRIBRACH, ट्राइब्रेज एंड लेवलिंग हेड। ट्राइब्रेज एंड लेवलिंग हेड। देन आफ्टर ट्राइपोड। ट्राइपोड, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल प्लमेट। ऑप्टिकल प्लमेट, ऑप्टिकल प्लमेट और लेजर प्लमेट। ऑप्टिकल प्लमेट और अलग अलग लिखना है? नहीं, साथ में है। ऑप्टिकल प्लमेट स्लैश लेजर प्लमेट, स्लैश लेजर प्लमेट। वो प्लम्बर वाला सिस्टम नहीं था जिसमें अपन सेंटरिंग करते थे, उसमें मैंने आपको बताया था नए वाले जो थियोडोलाइट्स आ रहे हैं उसमें एक लेजर बीम रहता है टू बी एग्जैक्ट सेंटरिंग कर देता है। वो वाला सिस्टम है ये, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर थे जो कंपोनेंट्स थे। अब जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग है थोड़ा सा, है ना। तो नेक्स्ट जो भी होगा नंबर आप डालिएगा उसमें लिखिएगा
EDM, that is electronic distance measurement unit, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि लाइट रेस को इमिट करता है, लाइट रेस जाती है, जो भी आपका रिसीवर होता है वहां पे मतलब टकराती हैं और वापस आती हैं, ठीक है। तो ये लाइट रेस की मदद से डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। इसको लिखिएगा, इट emits it emits and receives modulated infrared or laser signals to measure distances, full stop। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एंगल मेजरमेंट सिस्टम, नेक्स्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक एंगल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। मतलब थियोडोलाइट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ये, है ना, क्योंकि थियोडोलाइट में क्या होता था, वर्नियर भी होता था या मैनुअल भी होता था, है ना, मेजरमेंट सिस्टम था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एंगल मेजरमेंट सिस्टम। तो थियोडोलाइट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब वो मैनुअल वर्जन इसमें नहीं यूज होता है, ठीक है। डायरेक्ट रीडिंग शो करता है मतलब, है ना। हाँ, इट यूजेस, सो लिखिएगा, इट यूजेस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्कैनिंग of precise digital bar, electro-optical scanning of precise digital bar codes, barcode CODE, barcodes eached on, सॉरी क्या, eached on rotating glass circles ब्रैकेट में लिखिएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्लास सर्कल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ब्रैकेट क्लोज, टू मेजर एंगल्स digitally with high precision, full stop, ठीक है। मतलब इसमें एक सिस्टम लगा रहता है जो कि नॉर्मल अपना जैसे अपन उसमें थियोडोलाइट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल को रोटेट करते थे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल आता था। इसमें एक सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है ग्लास के अंदर जिसको हम रोटेट करते हैं तो हमारे पास डिजिटल स्क्रीन में हमारा रीडिंग शो कर देता है कि एंगल कितना मेजर हुआ है, ठीक है। थोड़ा ये हाई प्रिसाइज होता है, उस वाले में सुबह मैंने आपको लोग को बताया था कि मैनुअल वाले में थोड़ा एरर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरनल मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरनल मेमोरी। माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरनल मेमोरी, इसमें लिखिएगा दिस इज द ब्रेन ऑफ द टोटल सिस्टम, दिस इज
the brain of the total station. This is the brain of the total station. Full stop. It stores data. It stores. Full stop देके लिखिएगा. It stores data. It stores data and process the data to give the readings. Full stop. मतलब इसी के अंदर डेटा स्टोर भी होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही, और उसी में डेटा प्रोसेस भी होता है, जिससे कि आपको रीडिंग रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्ले एंड कीबोर्ड. डिस्प्ले एंड कीबोर्ड. डिस्प्ले एंड कीबोर्ड. इसमें लिखिएगा an LCD screen display the readings and calculated data. Full stop. The keyboard allow us to provide some inputs if required. ठीक है. if required. नेक्स्ट वन लिखिएगा रिफ्लेक्टर. इसके ब्रैकेट में लिखिएगा प्रिज्म. प्रिज्म और स्लैश करके लिखिएगा रिफ्लेक्टर लेस टारगेट. ठीक है. मतलब क्या होता है, देखिए कुछ टोटल स्टेशन ऐसे होते हैं जिनको ना अपना लेजर जो है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रिज्म चाहिए होता है. तो अपन वो रिफ्लेक्टर यूज करते हैं कि उधर से इंसिडेंट रेस आएंगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टर पे इंसिडेंट होंगी एंड देन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. ठीक है. और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना रिफ्लेक्टर के भी नॉर्मली आपका किसी भी स्टाफ पे लेजर बीम पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. क्या एक बार में बोलना समझ नहीं आ रहा. कुछ टोटल स्टेशन ऐसे होते हैं जिनको अपनी इमिटेड रेस या लाइट रेस जो है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं. ठीक है. तो जो हमारा स्टाफ है उस पर वो पर्टिकुलर प्रिज्म लगा होगा, उस पर लाइट रेस इंसिडेंट होंगी तभी वो रिफ्लेक्ट हो पाएगी. अदरवाइज कोई दूसरा मटेरियल होगा तो लाइट रेस इंसिडेंट नहीं होगी, तो हमारा सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ठीक है. और कुछ टोटल स्टेशन ऐसे होते हैं जो किसी भी टाइप के मटेरियल पे अगर उसका लाइट रेस इंसिडेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं. तो अब जनरली रिफ्लेक्टर लेस टारगेट जो होता है ना वो वाला हम लोग प्रेफर करते हैं. कोई सा भी स्टाफ हो नॉर्मली हमारा लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसा वाला हम लोग प्रेफर करते हैं. ठीक है. तो रिफ्लेक्टर लेस क्यों बोल रहे हैं? इसमें रिफ्लेक्टर नहीं है ना, उसमें रिफ्लेक्टर लेस टारगेट यानी कि इसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं लगा हुआ है, क्या बोलते हैं पर्टिकुलर मटेरियल नहीं लगा हुआ है. एक जो दूसरा वाला है उसमें देखिए प्रिज्म लगा हुआ है. ब्रैकेट में आपको प्रिज्म लिखा है ना, रिफ्लेक्टर स्लैश प्रिज्म ब्रैकेट में, उसमें वो प्रिज्म लगा हुआ है तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा. ठीक है. तो ये इसके एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिए. अ टाइप ऑफ स्टाफ used to
measure the distances, used to measure the distances, or target the stations, ठीक है। स्टेशन टारगेट करने के लिए या डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है। ये टाइप ऑफ वो है स्टाफ है ना, एक टाइप का स्टाफ है, ये भी ज्यादा कोई खास चीज नहीं। तो नहीं बस हाँ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन, टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन, ठीक है। इसमें लिखिए मैनुअल टोटल स्टेशन, एक्सप्लेन करेंगे तो मैं नाम पूछता जाऊंगा, अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी तो एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है मैनुअल टोटल स्टेशन। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल टोटल स्टेशन है, इसमें जैसे आपको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, ठीक है, मतलब इसमें बटन वटन से, मतलब एक टोटल स्टेशन का ना बहुत बेसिक वाला वो है वर्जन है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस वगैरह जो है ना वो मैन्युअली करनी पड़ती थी, है ना। ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव था, बट ये सबसे यंगेस्ट वर्जन था टोटल स्टेशन का। मतलब कि उसमें जो इनिशियल स्टेज पे था टोटल स्टेशन, ये कह लें जस्ट बॉर्न टाइप का था, तब वाला वर्जन है ये मैनुअल टोटल स्टेशन, ठीक है। ये फिजिकली ऑपरेट होता था, मतलब इसमें डिजिटल वाला सिस्टम तक कम था, ठीक है। नेक्स्ट है रोबोटिक टोटल स्टेशन, रोबोटिक टोटल स्टेशन, रोबोटिक टोटल स्टेशन। तो ये जो है हाईली ऑटोमेटेड वर्जन है टोटल स्टेशन का, हाईली ऑटोमेटेड वर्जन है, ठीक है। और इसको यूज करने के लिए ना हमें प्रिज्म की रिक्वायरमेंट रहती है ना, कि अगर प्रिज्म होगा आपके स्टाफ पे तभी ये अपनी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए, दिस इज हाईली ऑटोमेटेड, दिस इज हाईली ऑटोमेटेड टोटल स्टेशन, it is highly, this is highly automated total station, and it requires a specific prism, it requires a specific prism to reflect the right, to reflect the incident rays, to reflect the incident rays back to the medium, full stop। थर्ड टाइप है रिफ्लेक्टरलेस टोटल स्टेशंस, रिफ्लेक्टरलेस टोटल स्टेशन, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्टर की जरूरत नहीं होती है, ये बिना प्रिज्म के भी काम कर जाता है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक लाइन लिखिए, इट कैन वर्क without any specific prism, ठीक है। और लास्ट टाइप एक टाइप और लिखिए, इसमें लिखिए GPS/GNSS, इंटीग्रेटेड टोटल स्टेशन, GPS/GNSS इंटीग्रेटेड टोटल स्टेशन, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखेगा सम एडवांस्ड टोटल स्टेशन
नहीं, बस एक लाइन करिए। सम एडवांस टोटल स्टेशन आर कंबाइंड विथ ईदर जीपीएस और GNSS to make survey एक लाइन है survey easier फुल स्टॉप। GNSS का फुल फॉर्म लिखिएगा अंडरलाइन करके, GNSS को अंडरलाइन करिए, उसके नीचे एरो बनाइए, उसको फुल फॉर्म लिखिएगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, जीपीएस को पता होगा ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनीवन एनी डाउट? नो डाउट। लिखिए यहाँ पे आपका टोटल स्टेशन ही खत्म हो। अभी अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए आप लोग, थोड़ा सा आप लोग के सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं करने के लिए? सिलेबस देखिए जल्दी से। जो टॉपिक मैंने या तो बीच में छोड़े हों या आप लोगों को ऐसा लगता हो कि ये टॉपिक नहीं हुआ है, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है, वो सारे टॉपिक्स बताइए थोड़ा सा, फिर अपन आगे चलो। एक टॉपिक मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, एरर्स वाला टॉपिक ना दोबारा करेंगे, वो उस दिन जो हुआ था वो थोड़ा ठीक नहीं था, दोबारा करेंगे एरर वाला टॉपिक, ठीक है? कोरिलेशन हो गया है, कोरिलेशन सर्वे नहीं हुआ शायद। नहीं, वो भी नहीं हुआ। अंडरग्राउंड सर्वेइंग, ये बेसिक्स ऑफ GIS एंड रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अब क्या हो गया कोरिलेशन और GIS है ना, दो टॉपिक बताए हैं, एरर्स 3 टॉपिक है ना टोटल। रिमोट सेंसिंग एंड GIS एक ही कंबाइंड टॉपिक है वो। चलिए, तो GPS का भी कुछ अलग से पढ़ना है क्या? नहीं, GPS ऐसे लिखा हुआ है टोटल स्टेशन कॉमा GPS कॉमा मतलब मेन था अंडरग्राउंड सर्वेइंग, सर्च, फोटोग्रामेट्री, कॉमा EDM कॉमा टोटल स्टेशन कॉमा GPS कॉमा बेसिक ऑफ GIS एंड रिमोट सेंसिंग। ठीक है, GPS भी पढ़ लेंगे उसमें। क्या क्या बचा? कोरिलेशन, GPS, GIS और एरर। चार टॉपिक रह गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए रिमोट सेंसिंग एंड GIS। रिमोट सेंसिंग एंड GIS। रिमोट सेंसिंग एंड GIS। रिमोट सेंसिंग एंड GIS सब इसमें रिमोट सेंसिंग पहले पढ़ते हैं, GIS को थोड़ा बाद में पढ़ते हैं ना। तो अब एक साइड हेडिंग दे दीजिए रिमोट सेंसिंग। So remote sensing is the
साइंस एंड आर्ट ऑफ remote sensing is the science and art of acquiring information about an object or phenomena without making physical contact with it ठीक है। मतलब बिना उसको फिजिकली कांटेक्ट किए हुए उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन गैदर करना किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ये आपका क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ observation remote sensing primarily involves using sensors mounted on platforms like satellite, aircraft or drone to collect the data about the earth surface and atmosphere। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अभी जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, वेदर रिपोर्ट या और भी कहीं पे कि अगर कहीं पे मतलब भूकंप वगैरह आने वाला है ना, या कहीं पे टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, या जो भी सारी चीजें आती हैं, तो आप लोग को पता होगा मोस्ट ऑफ द कि ये सैटेलाइट से ली हुई इमेजेस होती हैं, है ना। तो अब ध्यान से यह समझिएगा, इस पॉइंट पे अर्थ से कांटेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, फिजिकली तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बट जो सैटेलाइट इमेजेस ली जा रही हैं उन्हीं की मदद से हम लोग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ये आपका क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग। ठीक है, सेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता होगा ना? सेंस मतलब हाँ मतलब हाँ, ये तो मुझे पता है कि हाँ मतलब हाँ होता है। सेंस का मतलब क्या होता है, ये पता है नहीं? क्या होता है बताओ? जैसे क्या बोलते हैं, मान लीजिए हम लोग कहीं भी, जैसे हम लोग की जैसे कहीं चेकिंग होती है, जैसे वो लोग चेक करते हैं, तो फिर जैसे हमारे पास अगर कुछ डिफेक्टेड कुछ भी चीज हम लिए हैं, सेंस करने लगता है वो लोग जो भी रहते हैं इंस्ट्रूमेंट। अरे सेंस इन द सेंस मतलब, अरे यार आप लोग किसी भी चीज को देख पा रहे हो, अंडरस्टैंड करना। हाँ अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज को अगर आप देख पा रहे हो तो उसको आप सेंस कर रहे हो ना, समझने की कोशिश तो कर रहे हो ना, वो आपको समझ में आ रहा है कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो आपकी आईज जो है एक सेंसर का काम कर रही है, और वो जो लाइट आ रही है आपको, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइट आ रहा होगा ना आपकी आंखों पे, तभी ना आप उस चीज को देख पा रहे हैं। तो वो जो लाइट रेस आ रहा है वो इंफॉर्मेशन कैरियर का काम कर रहा है, ठीक है, और आपकी आईज जो है वो सेंसर का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है, तभी आप उस चीज को सेंस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखिए,
रिमोट सेंसिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है रिमोट सेंसिंग? फंडामेंटल प्रिंसिपल। एक वर्ड में लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ब्रैकेट में लिख लीजिए EMR, कैपिटल में सब EMR, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपन शॉर्ट में EMR बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे से इसका एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। द कोर प्रिंसिपल, the core principle behind most remote sensing, remote sensing is the interaction of electromagnetic radiations, is the interaction of electromagnetic radiations with the earth surface and atmosphere, earth surface and atmosphere, full stop. electromagnetic radiation is the energy that travels in waves at the speed of light, that travels in waves at the speed of light, थोड़ी ना अपनी स्पीड कम करे थे, तुम बोलते बोलते एकदम तेज हो जाते हो। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट मेरे में गया था क्या? हाँ ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट तक हो क्या सबका? पहले एक दो बार रिपीट कर देते हैं, फिर कभी कभी बोलने लगते हैं, बोलते रह जाते हैं। अच्छा ठीक है, होता होगा थोड़ा। डोंट मैच विद स्पीड ऑफ लाइट। नहीं वो समझ रहा हूँ ना क्या इशू नहीं, लेकिन मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे को लगता है कि लिख लिया होगा तो ठीक है, छोड़ यार बता दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लिख लिया स्पीड ऑफ लाइट तक सबने। एंड इट includes a wide spectrum स्पेक्ट्रम की स्पेलिंग क्या होगी? SPECTRUM, spectrum from radio waves to gamma rays, spectrum from radio waves to gamma rays, ठीक है। From radio waves to gamma rays, हाँ भाई। ठीक है, मतलब उसमें रेडियो वेव से गामा रेस तक खूब सारा स्पेक्ट्रम, मतलब खूब सारा जो होता है वेव्स ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, रेडियो वेव्स भी होती हैं और गामा रेस भी, और इन बिटवीन जो भी एनर्जी लाई करती हैं वो सारा कुछ होता है। तो वो किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा, मतलब किसी पॉइंट से एमिट हो रहा होता है, किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो इन्हीं इमिशन और रिफ्लेक्शन की वजह से हमें डेटा जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जो भी हैं, है ना, ड्रोन सैटेलाइट्स जो हैं, वो सारा डेटा वो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से कैच करते रहते हैं, ठीक है। इनका एमिशन और रिफ्लेक्शन अगर किसी पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हमें हमारे सैटेलाइट्स या जो भी हैं, क्या बोलते हैं, ड्रोन्स या एयरक्राफ्ट, इनको कोई डेटा, किसी भी टाइप का कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। देन फिर ये सब क्या स्टॉप हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एमिशन
और रिफ्लेक्शन। यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर आपके एटमॉस्फेयर में हैं तो आपके सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स जो भी हैं ये इजीली वर्क करते रहेंगे। अदरवाइज जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस खत्म हो जाएंगी उसी पॉइंट पे ये आपके सारे जीरो हो जाएंगे, इनका वर्किंग जीरो हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक फॉल करने लग जाएंगे सारे सैटेलाइट्स और वगैरह वगैरह। ठीक है, इन जितने भी आपके सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट जितने भी अभी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उन सब के पीछे एकमात्र रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अब अच्छा ये बताइए इसकी वर्किंग लिखना है क्या आप लोगों को, कैसे वर्क करना है? छोटी है बड़ी है? काफी बड़ी है। शॉर्ट करके बता दो। एक मिनट, थोड़ा सा क्या बोले, दोबारा बोलिए। शॉर्ट करके बता दो। अभी डिनर का टाइम है, अगर आपसे कोई बोले ब्रेकफास्ट करके काम चला लो तो मतलब थोड़ा पॉसिबल हो पाएगा क्या? हाँ खा लूंगी। बट कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, अब उसको कितना भी शॉर्ट करेंगे नहीं आ पाएगा। तो अगर आप लोग को समझना बस है तो मैं समझा देता हूँ कैसे वर्क करता है, बट लिखना पड़ेगा तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा उसको कहीं पे कट शॉर्ट कर, क्योंकि वो एक प्रोसेस है ना। तो फिर भूल गए क्यों? हालांकि क्वेश्चन आया नहीं है अब तक, तो अब ये आप लोग डिसाइड करिए क्या करना क्या नहीं करना। टाइप्स मैं बताता हूँ तब तक आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम लिखिए, नेक्स्ट स्टडी टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम, इसमें पहला टाइप लिखिएगा पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव, एक मिनट हेडिंग नहीं लगाई। हाँ पहला क्या है? पैसिव, PASSIVE, पैसिव रिमोट सेंसिंग। इसमें लिखिएगा रिलाइज ऑन RELIES, relies on naturally available energy, relies on naturally available energy, ब्रैकेट में लिखिए यूजुअली सनलाइट, यूजुअली सनलाइट, एक बार फिर से बोल दो नेचुरली की बात। नेचुरली अवेलेबल एनर्जी, नेचुरली अवेलेबल एनर्जी, ब्रैकेट में है यूजुअली सनलाइट, यूजुअली सनलाइट, ब्रैकेट क्लोज, रिफ्लेक्टेड और emitted from the earth surface, reflected or emitted from the earth surface, reflected or emitted from the earth surface। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए लैंडसेट, ठीक है, एक ये हो गया लैंडसेट, और दूसरा क्या है सेंटिनल, ये ठीक है, सेंटिनल, ये तो एग्जांपल है इसके, लैंडसेट और सेंटिनल है ना। पैसिव रिमोट सेंसिंग की ये दो एग्जांपल हैं। इसका एक लिमिटेशन होता है, स्टार पॉइंट करके लिमिटेशन लिख लीजिए, स्टार पॉइंट करके लिमिटेशन लिखिए। किसका? इसी का पैसिव का ही। हाँ पैसिव का, स्टार पॉइंट करके लिखिए लिमिटेशन, कैन नॉट वर्क और कैन नॉट ऑपरेट at night, cannot operate at night, and affected by
अफेक्टेड बाय क्लाउड कवर फुल स्टॉप। अब याद करिए थोड़ा, आज से 10 साल 15 साल पहले क्या होता था कि जब भी मौसम खराब होता था, है ना, मौसम खराब होता था या रात के टाइम पे सिग्नल्स बहुत रेयर होते थे, टीवी के या रेडियो के या भी जो भी होंगे वो सिग्नल्स बहुत रेयर होते थे, रात के टाइम पे थोड़ा कम होते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं होता था। तो जो पहले वाले सैटेलाइट्स थे ना, सेंटिनल, अगर आप लोग थोड़ा इसको गूगल करेंगे तो सेंटिनल और लैंडसेट ये जो है ना, ये 2005 के आसपास के सैटेलाइट्स हैं इंडिया के। 2005 के आसपास ये सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च किए थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब रात के टाइम पे विजन कम होने की वजह से, लाइट्स कम होने की वजह से ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाते थे, है ना। और जब क्लाउड कवर होता था, तो अब क्लाउड कवर है तो उसमें भी ये लाइट का तो थोड़ा सा वो हो गया ना, डीम हो गया ना, लाइट उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, सनलाइट, है ना। तो उस टाइम पे भी ये थोड़ा कम वर्क करते थे या अफेक्टेड रहते थे, वर्क करते भी थे तो नेटवर्क अफेक्टेड रहता था, ठीक है। बट अब जो एडवांस्ड वाले हैं, अभी जो एक्टिव वाले में लिखने वाले हैं, वो ऐसा नहीं है। तो अब दूसरा टाइप लिखिए एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पहला था पैसिव रिमोट सेंसिंग, दूसरा है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। द सेंसर एक्टिव रिमोट सेंसिंग में लिखिएगा, द सेंसर generates its own energy। The sensor generates, क्या हो गया? लाइट चली गई। हाँ बोलो। The sensor generates its own energy, transmit it towards the target, and then detect the energy reflected back, ठीक है। तो इसमें इसकी खुद की एनर्जी जनरेट करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, एंड देन जब वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो उसको वापस डिटेक्ट करता है। तो अब ये पूरा काम खुद ही करता है, इसमें नेचुरल लाइट का कोई रोल का नहीं है, ठीक है। तो ये जो है नाइट में और क्लाउडी कंडीशंस में भी इक्वली वर्क करता है, अफेक्ट नहीं होता है। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, रेडार, RADAR, रेडार। एग्जांपल में लिखिए रेडार, RADAR, रेडार। इसका फुल फॉर्म लिखिए रेडार का फुल फॉर्म लिखिएगा। रिफ्लेक्टेड बैक के बाद अभी क्या बोलना है? आवाज ही नहीं आई है। इसका एग्जांपल लिखिए, रिफ्लेक्टेड बैक के बाद अब इसका एग्जांपल लिखिएगा एक्टिव वाले का। एग्जांपल में पहला एग्जांपल है आपका रेडार। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, है ना। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। सेकंड वन है लीडार, है ना। इसका फुल फॉर्म लिखिएगा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हाँ क्या? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज सोनार, ठीक है।
इसका फुल फॉर्म लिखिएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखिए अब इसमें रेडार जो है वो नॉर्मल अपना टीरेन वगैरह लोकेट करने के लिए होता है ना। जो नॉर्मल मैपिंग होती है वो रेडार की मदद से होती है ना। और लीडार की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंसेस वगैरह मेजर करते हैं, 3D एलिवेशंस जो बनाए जाते हैं, जो 3D मैपिंग होती हैं वो लीडार की मदद से होती है। और सोनार जो है वो अंडर वाटर वर्क करता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये जनरली आप लोग देखे होंगे नेवी वाले जो होते हैं ना, शिप्स, नेवी ओवी के शिप्स होते हैं वो सोनार पे वर्क करते हैं, या पनडुब्बी वगैरह वो भी सोनार सिस्टम पे ही वर्क करती हैं, ठीक है। नाउ एनीवन एनी डाउट? हाँ कुछ डाउट है नहीं? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं जीआईएस पे। जीआईएस हेडिंग डालना है जी, सबसे पहले जीआईएस हेडिंग डालिए और उसका फुल फॉर्म लिखिए। एक मिनट मैडम, आपको मैंने शायद किसी दिन होमवर्क में दिया था क्या कि इसका फुल फॉर्म पता करके आइएगा? भूल गई थी। मुझे याद है, टाइम से कर लिया वो होमवर्क। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम गूगल करने के लिए नहीं बोला था। तो मैं और कहाँ से पता करूंगी गूगल के अलावा? सर्वे की कुछ बुक्स भी होती हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे कोरोना के पहले वाले टाइम पीरियड में अगर जाएंगे, एक मिनट ना, हेलो ले रहे बोलो, ठीक। हाँ, तो बिफोर कोरोना अगर आप लोग जाएंगे ना, वहां पे फिजिकल बुक्स का ज्यादा सिग्निफिकेंस होता था, तब बुक्स डिजिटल नहीं होती थी, है ना। मतलब इंटरनेट से जो पढ़ाई है ना, ये कोरोना के बाद ज्यादा प्रचलन में आई है। ठीक है ना, बता रही तो भी दिक्कत, नहीं बताओ तो भी दिक्कत। ये क्या बात है, झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई? मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेट का यूज थोड़ा कम करिए तो ज्यादा सही रहेगा। फिजिकल बुक्स, ठीक है। हाँ, तो फुल फॉर्म आपने क्या बताया? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो लिख लीजिए जीआईएस के बगल में। जीआईएस के बगल में लिख लीजिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका डेफिनेशन लिखिएगा। अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम is a powerful computer based system designed to capture कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम designed to capture comma store comma analyze Analyze या analysis? analyze analyze manage and present all types of geographical और spatial data
स्पेटियो डाटा, spelling स्पेटियो डाटा। फुल स्टॉप, है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा while remote sensing, while remote sensing, while remote sensing, while remote sensing provides the data, while remote sensing provides the data, GIS provides the framework, GIS provides the framework, GIS provides the framework and tools and tools and tools to make a sense, to make a sense, to make a sense of the data, of the data in a spatial constant, in the spatial context, in a spatial context, to make a sense of the data in a spatial context, फुल स्टॉप। ये लास्ट मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, पिछला वाला अगर किसी कुछ छूटा हो, कुछ छूटा है क्या किसी का? नहीं रिपीट कर दो लेकिन एक बार। While remote sensing provides the data, GIS provides the framework and tools to make sense of the data in a spatial context। ठीक है, मतलब जो GIS से सॉरी रिमोट सेंसिंग जो डाटा आ रहा है, GIS उस डेटा को मतलब प्रोसेस करेगा और आपको एक रिजल्ट देगा, जिसके उस रिजल्ट के बेस पे आप कुछ कंटेक्स्ट मतलब ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। तो आप उस स्पेटियल मतलब क्या होता है? मतलब एक पर्टिकुलर उसमें देगा, एक पर्टिकुलर, जैसे अगर मान लीजिए आप सर्वे का डाटा डाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप सर्वे का डेटा डालें और आपको वेंटिलेशन के रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? हेलो, जैसे सवाल है। हाँ, मतलब अगर आप बियरिंग वगैरह कुछ उसमें इनपुट दें और आपको वेंटिलेशन से रिलेटेड कुछ आ जाए कि 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन एयर होनी चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? बेकार। बेकार लगेगा ना। तो वैसे ही वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही रिजल्ट देता है। GIS जो है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप इनपुट देंगे उसी कॉन्टेक्स्ट में वो रिजल्ट देगा, तो वो कहलाता है स्पेटियल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि जिस कंटेक्स्ट में उसको डाटा दिया गया ना उसी कंटेक्स्ट में वो रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसके फंक्शंस लिखिए, फंक्शंस ऑफ GIS। फंक्शंस ऑफ GIS में लिखिएगा डेटा, पहला फंक्शन लिखिए डेटा कैप्चर एंड इनपुट। एक्सप्लेन करेंगे इनको? नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, एक आध पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, बाकी जरूरत नहीं। डेटा कैप्चर एंड इनपुट, डेटा कैप्चर एंड इनपुट। ठीक है, तो ये तो पता ही है कि डेटा वो कैप्चर करेगा और इनपुट हम लोग उसको देते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट लिखिए डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके आगे डैश देके लिखिएगा चेंजिंग द डेटा फॉर्मेट, चेंजिंग द डेटा फॉर्मेट, चेंजिंग द डेटा फॉर्मेट इनटू वन फॉर्म टू अनदर, इनटू वन फॉर्म।
छूटा क्या? नहीं। चेंजिंग द डेटा फॉर्मेट इनटू वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो मतलब अगर आप डेटा फॉर्मेट, अगर देखिए, अगर आप कंप्यूटर का लैंग्वेज जानते होंगे तो बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है ना वो, 0 1 और ऐसा कुछ कुछ होता है। और हम लोग बाइनरी सिस्टम नहीं समझते हैं, हम लोग नॉर्मल अपना जो भी चल रहा है वो वाला सिस्टम समझते हैं, नंबर सिस्टम, है ना। तो अगर हम लोग कुछ इनपुट देंगे तो वो जीआईएस क्या करेगा, पहले इनपुट को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, देन फिर बाइनरी सिस्टम में प्रोसेस करेगा और जो फाइनल रिजल्ट है वो हमको नंबर सिस्टम में शो करेगा, ठीक है। तो डेटा मैनिपुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम किसका होता है, जीआईएस का, ठीक है। और एक चौथा एक काम होता है इसका, डेटा प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, डेटा प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, डेटा प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जीआईएस के। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? अच्छा, एक इसका टाइप्स ऑफ जीआईएस डेटा मॉडल लिख लीजिए थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ जीआईएस, टाइप्स ऑफ जीआईएस, हम्म, क्या लिखेंगे, फंक्शन, टाइप्स ऑफ जीआईएस डेटा मॉडल्स, टाइप्स ऑफ जीआईएस डेटा मॉडल्स, ठीक है। इसमें पहला लिखिएगा वेक्टर डेटा मॉडल, वेक्टर, एक्सप्लेन करेंगे इनको, हाँ, वेक्टर डेटा मॉडल, वेक्टर डेटा मॉडल, ठीक है। वेक्टर डेटा मॉडल लिखिएगा, रिप्रेजेंट्स जियोग्राफिक फीचर्स, रिप्रेजेंट्स जियोग्राफिक फीचर्स as discrete points, as discrete points, as discrete, features as discrete points, as discrete points, as discrete की discrete की spelling DISCRE, DISCRETE, discrete points, lines, points, lines और polygons, points, lines और polygons, ठीक है। मतलब कि ये जो भी आपके ज्योग्राफिक फीचर्स है ना, इनको पॉइंट या लाइन या पॉलीगन्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, ठीक है, वेक्टर डेटा मॉडल। फॉर एग्जांपल आपका ट्रैफिक लाइट, ठीक है, ये एज अ पॉइंट, एक पॉइंट पे होगा ना ट्रैफिक लाइट, तो आप जब भी डेटा मॉडल देखेंगे तो ये वेक्टर डेटा मॉडल में आता है, ठीक है। और अगर लाइन का एग्जांपल देखें तो रोड ले लीजिए, रोड, है ना। और पॉलीगन का एग्जांपल देखें तो कोई क्लोज लूप ले लीजिए, जैसे बिल्डिंग, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब दूसरा लिखिए रेस्टर डेटा मॉडल, क्या? RASTER, रेस्टर डेटा मॉडल, दूसरा है रेस्टर डेटा मॉडल, ठीक है। इसमें लिखिएगा रिप्रेजेंट्स geographic features as a grid of cells,
एज अ ग्रिड ऑफ सेल्स, ये CELLS वाला लिखिए, ग्रिड ऑफ GRID, grid of cells represents geographic features as a grid of cells, ब्रैकेट में लिखिए इसके पिक्सेल्स, पिक्सेल्स, ठीक है, ग्रिड ऑफ सेल्स ब्रैकेट में लिखिए पिक्सेल्स, कॉमा देके लिखिएगा where each cell has a value, where each cell has a value representing a specific attribute, for example elevation, land cover, temperature etc, ठीक है, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इसके एक मतलब एक एग्जांपल तो आपने ये लिखा, नीचे फिर एग्जांपल लिखिए इसका, सैटेलाइट इमेजेस एंड एरियल फोटोग्राफ्स आर मेनली, सैटेलाइट इमेजेस एंड एरियल फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट इमेजेस एंड एरियल फोटोग्राफ्स are mainly considered as satellite images and aerial photographs, satellite images and aerial photographs are mainly considered as raster data models, full stop, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को GIS में? एनीवन, एनी डाउट? आगे चले। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है आज की। अब आपके पास दो टॉपिक बचे हैं, एक कोरिलेशन सर्वे और एक एरर्स और GPS, है ना? ठीक, तो ये टॉपिक्स कल की क्लास में भी कवर अप हो जाएंगे, देन हम लोग सर्वे खत्म करेंगे। क्या टेस्ट नहीं, कल टेस्ट है, कल शाम को भी तो क्लास है। हाँ तो अगर आप किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। एक सेकंड टाइम दीजिए।